बातें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है। आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे। आबरू से मरने का फैसला हमारा है। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, आपसे बहुत आगे नक्श पा हमारा है। गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी, गैरत जिहाद अपनी जख्म खा के जागेगी। पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। ये नज़्म मंजर को पाली अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल की अक्कासी करता है। अफगानिस्तान जो हमेशा से बड़ी ताकतों का कब्रिस्तान बना है, अमेरिका जो इस दौर की वर्ल्ड पावर मिलिट्री माइट है, माशी लिहाज से और फौजी लिहाज से, सनत और हरफत, साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पेस और वारफेयर में इसका कोई सन नहीं, जिसके थिंक टैंक माजी और हाल की दुनिया की रहनुमाई करते हैं। क्या इस मुल्क की फ़ौज को इस बात का दायरा नहीं था कि वो उस मुल्क को फतह करने चले हैं जिसने हर मुल्क को शिकस्त दी। हमारा आज का ये मौजूद है कि अमेरिका ने जानबूझकर तारीखी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके अफ़गानिस्तान में क्यों पेश कर दी। दूसरा हमारा आज मौजू कि पाकिस्तानी अवाम ने अफ़गानिस्तान की मौजूदा तालिबान फतहत को किस तनाज़ुर में लिया। हम अगर माजी में जाएं, अफ़गानिस्तान को देखें तो अफ़गानिस्तान एक पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। सिकंदर आज़म जो एक छोटे से कस्बे से मकदूनिया से निकला तो सारी दुनिया फतह करने के आज़म में निकला। इस 8 साला जंग व जदल के दौर में सिकंदर आज़म ने 31 जंगें लड़ी। उस दौर की सबसे बड़ी सुपर पावर पर्शिया को फतह करने में 1 साल लगे और अफ़गानिस्तान को फतह करने में 5 साल सर्फ। कुल 31 लड़ाई में 16 लड़ाइयाँ, 16 जंगें सिर्फ अफ़गानिस्तान को फतह करने में हासिल हुई। सिकंदर आज़म की माँ ने अपने बेटे को कहा कि तुमने दुनिया की बड़ी ताकतों को फतह करने में चंद साल लगाए हैं और एक छोटे से कस्बे को, छोटे से मुल्क को फतह करने में 5 साल सर्फ। तो सिकंदर आज़म ने वो तारीखी अल्फाज कहे जो किसी भी जाहिर करने वाले मुल्क को, बड़ी ताकतों के लिए रहनुमाई का बाइस बनता। सिकंदर आज़म ने कहा, मकदूनिया में एक सिकंदर है और अफ़गानिस्तान में हर दूसरा आदमी सिकंदर है। तो पहली लड़ाई, पहली मज़ाहमत जो अफ़गानों ने पेश की वह सिकंदर आज़म ने, और सिकंदर आज़म ने अंदाज़ा हो गया कि उसको जितनी भी जंगें लड़नी पड़ी उसकी सबसे मुश्किल लड़ाई अफ़गानिस्तान। 1838 में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सिखों की हुकूमत थी और राजा रणजीत सिंह इन सिखों की क़यादत कर रहे थे। अंग्रेज़ों की हुकूमत तकरीबन सारे हिंदुस्तान में कायम हो चुकी थी। अंग्रेज़ सिखों की इसलिए मदद कर रहे थे कि उन्हें अंदेशा था, उन्हें ख़तरा था कि जितने भी हमलावर आए हैं वो हमेशा पेशावर के रास्ते आए, खैबर पास के रास्ते। लिहाजा जब भी बैरूनी हमलावर आए उनका पहला टकराव सिखों के साथ और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मुकाबला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह की फौजों को तरबियत दी थी, उन्हें ट्रेन भी किया, असला और गोला बारूद से मुसल्ला भी किया और साथ साथ मुसलमानों को जो पंजाब और के खैबर पख्तूनख्वा में रहते थे उनको साथ इंतहाई मुसलमाना सलूक किया।
ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा खतरा रहता था कि अफगानिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत ना आ जाए जो उसके लिए दर्द सर हो जाए। और जो उस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा था वो रूस से था कि रूस ईरान के ज़रिए अफगानिस्तान में काबिज हो सकता था। अफगानिस्तान को महफूज करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस वक्त के अफगान अमीर दोस्त मोहम्मद की हुकूमत को ख़त्म किया और अमीर दोस्त मोहम्मद को कलकत्ता में कैद कर दिया और एक नाम नहाद हुकूमत कायम कर दी और ईस्ट इंडिया कंपनी की कई हज़ार फौजियों को अफगानिस्तान में तैनात किया। गयूर अफगान कबाइल जो कभी किसी कठपुतली हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, उन्होंने बरतानवी हुकूमत पर हमला किया, बगावत की और डॉक्टर ब्रैंडन के अलावा सारी ईस्ट इंडिया कंपनी फौज को दे दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके बदले में दोबारा लश्कर कशी की, लेकिन वो अफगानिस्तान को तबाह तो कर पाई, लेकिन अफगानिस्तान पे अपनी ग्रिप कायम नहीं कर सके। मजबूर होकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्त मोहम्मद खान को कलकत्ता से रिहा किया गया और उसको अमारत अफगानिस्तान में बराजमान किया। अब सेकेंड अफगान वार में बरतानिया ने, जिसको अपनी शिकस्त का दुख था कि दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर एक छोटे से मुल्क से शिकस्त खा ली, 1875 में फिर लश्कर कशी की और उस वक्त दोस्त मोहम्मद खान के बेटे ने फिर मज़ाहमत की और ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर शिकस्त पहुंच दी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर बन गई थी, ने जलालाबाद और काबुल पर शदीद बमबारी की और दोनों शहर को जलाकर राख दिया। तीसरी अफगान जंग 1919 में हुई और जनरल नादिर शाह ने ब्रिटिश आर्मी को शिकस्त दी और 1919 में पहली आज़ाद हुकूमत कायम हुई। अफगानिस्तान हुआ पहला मुल्क था जिसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की और हिंदुस्तान की ये पहली तकसीम थी। इस तकसीम का नाम ब्योरन लाइन था। हिंदुस्तान से पहला मुल्क जो अलहदा हुआ वो अफगानिस्तान। अफगान की तारीख हमें बता रही है कि उन्होंने जबर के सामने, जुल्म के सामने कभी सर नहीं झुकाया, चाहे वो सिकंदर आज़म था, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर थी, चाहे वो USSR था और मौजूदा अमेरिका ने तारीख से सबक हासिल नहीं किया। और इन तमाम गुफ्तगू का ये निचोड़ है कि दुनिया ने तारीख से कभी सबक हासिल नहीं किया। दूसरा मौजू तालिबान जो अफगानिस्तान के हाकिम बन चुके हैं। अब्दुल गनी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, तमाम शहरों पर तालिबान के परचम लहरा रहे हैं। इस तालिबान की फतवाहत को पाकिस्तानी किस जाविये से देखते हैं, किस तरह देखते हैं, हम इस पर बहस करेंगे और आपको भी दावत देंगे कि अपनी राय का इजहार करें। पाकिस्तान का जो मजहबी तबका है, राइटिस्ट विंग है, जो दीन से करीब है, जो तालिबान का हामी है, वो इस तालिबान की फतह को ये महसूस करता है कि जहाद हिंद का वक्त आ चुका है और अब अफगानिस्तान की फतह के बाद कश्मीर की फतह होगी और कश्मीर की फतह के बाद हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और काले झंडे वाले जिस पे सब सफ़ेद रंग से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, ये एक लश्कर तश्कील पाएगा और ये लश्कर ईरान तुर्की को फतह करते हुए बैतुल मुक़द्दस पे झंडा पड़ेगा। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे मजहबी तबके का, रिलीजियस तबके का। वो तालिबान की फतह को इस्लाम की नशतानी समझते हैं। वो समझते हैं कि इस्लाम का दौर अफगानिस्तान ही से आगाज़ होगा। दूसरा तबका इसको किसी और तबके से लेता है, किसी और एंगल से लेता है
और वो किस तबके की में तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। उनके ख्याल में अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत बरसकदार आ गई है जो ख़वातीन पर पाबंदी आयद करे, औरतों को फिर से घरों में बंद कर दिया जाएगा, तालीमी अदारे बम से उड़ा दिए जाएंगे, टीवी और रेडियो सुनने पर पाबंदी लग जाएगी, हजाम और मसाज खाने बंद कर दिए जाएंगे, फैशन हाउस बंद कर दिए जाएंगे और अफ़गानिस्तान एक दफ़ा फिर पुराने दौर में चला जाएगा, पत्थर के ज़माने में चला जाएगा। और इस खौफ का हमने अमली मुजाहरा भी देखा है कि अफ़गान फ़ौजियों ने, अफ़गान अवाम ने जिस तरह अफ़गानिस्तान से फ़रार होने की कोशिश की और इस फ़रार होने में अपनी जान भी गंवाई। ये वो तबका है जो ये समझता है कि तालिबान हमें पत्थरों के दौर में ले जाए। एक और तबका है जिसे हम पाकिस्तान का इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं, पाकिस्तान का पढ़ा लिखा तबका कह सकते हैं। उनके ख्याल में तालिबान जिनकी हुकूमत 2001 में ख़त्म की गई, अब ये वो तालिबान नहीं है। 20 साल की तकलीफ, जेल, महाजरत, तकालीफ़ें, शोहदा, हिजरत ने तालिबान को भी बदल कर रख दिया है। अब तालिबान एक सिर्फ लड़ाका फ़ौज नहीं, एक सियासी जमात भी है। और इसका अमली मुजाहरा हमने इस तरह देखा कि तालिबान ने तमाम मुल्कों को पैगाम दिया है कि वो अपने सफारत खाने खोल सकते हैं। रूस, चाइना, ईरान में अपने वफूद भेजे। इवन हिंदुस्तान को भी दरपर्दा पैगाम दिया गया है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट से मत